My intellectual friends representing different organizations working for minorities, communities and Dalit and tribals also. आज के दिन 1892 को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक चर्चा हुई, एक स्टेटमेंट इशू हुआ वहाँ से कि दुनिया में जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, चाहे एथनिक हैं, रिलीजियस हैं, कास्ट बेस्ड हैं या जितने भी अक़लियत के लोग हैं, उनको बाज़ाब्ता प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके हक हकूक़ उनको मिलें, उनका एजुकेशन स्तर को बढ़ाने के लिए उसके लिए काम किया जाए और स्पेशली उनको एक संरक्षण सरकार की तरफ से उनको संरक्षण मिले कि वो उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। और ये जो यूएनओ का जो चार्टर था, जो उनका कंसर्न था, उसको 18 दिसंबर 1992 को पूरी दुनिया के लिए, जब यूएनओ ने कहा तो पूरी दुनिया के लिए उसको माना गया और उसी के आधार पर यूएनओ की मंशा के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ की मंशा के अनुसार हमारे देश में भी ये एक एक्ट बना, माइनॉरिटी एक्ट। और माइनॉरिटी एक्ट के तहत ये जिम्मेदारी दी गई कि मुसलमानों के ऊपर या ईसाइयों के ऊपर, सिखों के ऊपर, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिले, उनको स्पेशल राइट्स दिए जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। तो दुनिया के लिए जो संदेश था ह्यूमन राइट उसका यूएनओ का, तो उसके उलट हमारे देश में काम होगा। हमारे देश में बिल्कुल उल्टा काम होगा। सबसे पहली वारदात मैं समझता हूँ मॉब लिंचिंग की स्टैन साहब को जब उसमें उड़ीसा में जला के मार डाला था। उनकी फैमिली को शायद बच गई थी, फैमिली के भी लोगों को मारा था। और कसूर उनका क्या था कि जो कुष्ठ रोग के जो रोगी थे उनके इलाज में वो लगे हुए थे। एक मिशन के तहत कुष्ठ रोगियों के इलाज में उनकी सेवा में लगे हुए थे। ये उनका स्टैन साहब का कसूर था। बस ये कसूर यहाँ के चंद माइन्यूस्कल हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी को बुरा लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये तो बुरा काम कर रहे हैं। उनके हिसाब से बुरा काम है, दुनिया के काम के हिसाब से अच्छा काम था। तो उनको जला के मार डाला। दारा सिंह चौहान नाम का एक जो आरएसएस का कारकुन था, उसको बाद में जब शोर मचा तो शायद उसको फांसी की सजा दी गई, बड़ी मुश्किल से करके, बहुत मुश्किल से दी गई। और लोग अभी जेल में मरा नहीं है। अच्छा, वैसे फांसी लोअर कोर्ट ने फांसी सजा दी थी। अच्छा, वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी। हाँ, आरएसएस का था, इसलिए अब तो उनकी सरकार है। कैसे ये पहली वारदात थी मॉब लिंचिंग की। उसको 50-60 लोगों को इकट्ठा करके उसको स्टैन साहब को मार दिया गया था। उसके बाद में तो लाइन लग गई। जैसा कि मैंने अभी मीडिया से बात कर रहा था, तो यहाँ क्या है, जिन दलितों को यहाँ के वो कितने लोग हैं, सवर्ण हिंदू, जिनको माइन्यूस्कल माइक्रो माइनॉरिटी कहता हूँ, MMM। तो जो इन्हें आप अगर सीधी भाषा में कहें कि ऊंची जात का हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो ही सारी इस देश की समस्या की जड़ हैं। नॉट माइनॉरिटी की नहीं, दलितों के साथ में। दलित तो यहाँ का ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, कदीमी बासिंदा है। वो क्या बिगाड़ने की आज भी स्थिति में नहीं है। ये 75 साल के बाद, आज़ादी के बाद भी दलित आज किसी का बिगाड़ने की उसमें नहीं, स्थिति में नहीं है। लेकिन उसको किस तरह से मारा, और किताबें लिख दी इन्होंने, अछूत बना दिया। कुत्ते बिल्ली को छू सकते थे, इंसान को नहीं छू सकते थे। तो डॉक्टर और भी लोगों ने काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने काम किया। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकी पूरी समस्या को डायग्नोज किया, मैं उसी माइनॉरिटी के अभी संदर्भ में बात करूंगा कि जब इन अछूतों की समस्या को डायग्नोज किया और इनसे लाख कोशिशों के बाद वो पस्त हो गए कि भाई इनको नहीं सुधारा जा सकता, हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी को नहीं समझा जा सकता, नहीं संभाला जा सकता। तब उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया, लिखा है बाकायदा किताब में, वॉल्यूम नंबर 5 के पेज नंबर 344, बाबा साहब राइटिंग
एंड स्पीचेज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज के पेज नंबर 344 पर लिखा हुआ है। क्या लिखा उन्होंने? ए मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। अछूतों के आंदोलन का मतलब, बहुत सख्त बात लिखी कि अछूतों के आंदोलन का मतलब, बगैर आंदोलन के तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बगैर मूवमेंट का तो कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने मूवमेंट की जो रूपरेखा क्या होनी चाहिए उस पर उन्होंने तबसरा किया कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। इसका मतलब अछूतों का सवर्ण हिंदू दुश्मन हुआ है, दुश्मन के खिलाफ ही युद्ध होता है। तो दुश्मन से अगर हम लड़ न सकें तो उससे दूरी बना के तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ सारा ऐसा घालमेल हुआ कि वो नहीं हो पा रहा। और अगर मैं डॉक्टर अम्बेडकर के उसी स्टेटमेंट पर अगर मैं अछूतों की जगह पर, अनटचेबल्स की जगह पर मुसलमान जोड़ दूं, मुस्लिम जोड़ दूं, क्रिश्चियन लगा दूं, सिख लगा दूं, तो मैं समझता हूँ कि एक ही बात है, मतलब इट इक्वली अप्लाई ऑन मतलब मुस्लिम एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी इन नटशेल। तो हमें समझने के लिए काफ़ी है कि इस देश में हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो दुश्मन से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो लेकिन हमें इतने बुरी तरह से इन्होंने ग्रेडेशन के आधार पर इस कदर बांट दिया है कि हम आपस में भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, और नफरत कैसे दूर होगी? और जब इलेक्शन आता है तो तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं, और वेस्टेज इंटरेस्ट आ जाते हैं, और उसके बाद और खुद जो आवाम को नहीं पता होता कि उनके वोट की कीमत क्या है। क्योंकि असल में एक जो रेमेडी बताई डॉक्टर अम्बेडकर ने कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सत्ता के बगैर न आप अपना कुछ बना सकते हैं न दुश्मन का कुछ बिगाड़ सकते हैं। पॉलिटिकल राजनीतिक, उन्होंने लिखा कि राजनीतिक सत्ता एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे सारी समस्याओं का जो हल है राजनीतिक सत्ता है। आप देखिए कि यहाँ क्रिश्चियन ने भी हुकूमत की 200 साल, मुस्लिम ने 800 साल हुकूमत की, और ये हुकूमत करने वाली कौमें जैसे जैसे सत्ता से दूर होती गई तो उनके लिए समस्याएं बढ़ती गई, परेशानियां दुश्वारियां बढ़ती गई। क्यों मौलाना साहब? लेकिन जैसे जैसे जो अछूत थे, डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मान के जैसे जैसे सत्ता के करीब गए तो उनका अछूतपन भी दूर हुआ, इंसान भी लगा, और शासन प्रशासन में उनको, अरे मौलाना साहब को बिठाओ, आगे बिठाओ, शासन प्रशासन में उनको भागीदारी होगी, IAS IPS बनने लगे, और दीगर और चीफ मिनिस्टर बनने लगे। तो आप देखिए कि ये जो जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का ही जो असर था, जो असर को सिर्फ दलितों की एक खास कम्युनिटी जैसे जाटव या चमार कहते हैं, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और वो आगे बढ़े, संघर्ष किया और आगे बढ़े। तो बिना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो इन्हें नटसेल जो है कि आज देखिए कि जो UNO की मंशा थी, UNO का जो स्टेटमेंट था, उसके विपरीत, और मैं ऐसे सारी बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ कि इस मुल्क में आज़ादी के बाद से, आज़ादी के समय से ही लेके ये इसके मुल्क के बंटवारे की बात, बंटवारे का नाम ले लें तो बंटवारा नहीं, मुसलमानों को 3 टुकड़ों में तकसीम करके अक्सरियत से अकलियत में लाके, मतलब मेजोरिटी से माइनॉरिटी में लाके खड़ा कर दिया। कितनी बदमाशी थी गांधी, नेहरू, इन सारे लोगों की। और उसके बाद में जितने दंगों के नाम पर मुसलमानों को मारा गया, मैं समझता हूँ उनकी तादाद लाखों से ऊपर जा रही है, लाखों से ऊपर मुसलमानों को दंगों के नाम पे, और मैं लाखों से ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से गुजरात में ही मार दिए होंगे मोदी एंड कंपनी ने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तो है ही। तो वो हैं। और उसके बाद जब दंगे नहीं करवा पाए, दलित और आदिवासियों को इस्तेमाल होना बंद कर दिया उनके हाथों, तो उन्होंने आतंकवाद के नाम पे सिखों को मारा, मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर मारा, जो भी आगे निकला उसको मार दिया, ईसाइयों को भी मारा। और जब दंगे नहीं करवा पा रहे हैं, दंगों में मारामारी नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने एक तरीका मॉब लिंचिंग का निकाल दिया कि 50-60 हिंदू गुंडे इकट्ठे होते हैं और किसी को भी पकड़ के मार देते हैं। भाई जय श्री राम बोल, ना बोलने पर किस तरह से करते हैं, जो तमाम वीडियो वायरल होते हैं। अभी रिसेंटली भी आप एक वीडियो आपने भेजा है, बड़ी शर्म आती है कि हम कहाँ ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं, कहाँ ये उसके संविधान के मौलिक अधिकारों का कहाँ पालन हो रहा है। जो वजह वो एक ही है कि सत्ता के हर पहलू में, सत्ता जुडिशरी 3 है, विधायिका में तो जो लेजिस्लेचर में जो गए हैं, MLA MP जो बने हैं, वो तो अपनी पॉलिटिकल जो बॉस हैं उनके गुलाम हैं, वो नहीं बोल रहे।
तो लेजिस्लेचर हमारी किसी काम की नहीं। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में आए, पुलिस